हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। सेकंड पार्ट में जो है टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द रूलर्स एंड द क्रॉनिकल्स। ओके, तो अब तक हम यहाँ पे जो है बात कर चुके हैं द रूलर्स फ्रॉम द 16th एंड 17th सेंचुरी एंड दैट दिस पीरियड डील्स विद द मुगल हिस्ट्री। तो हम मुगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं के क्रॉनिकल्स के बारे में जो है बात कर रहे थे। क्रॉनिकल्स अकबरनामा, बादशाहनामा, इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी अभी तक। एंड हम जो है मुगल्स के बारे में हर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि जो है उनका कोर्ट सीन हो गया एंड उनके जो है एक तरह से मेन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो यूनिफाइंग फोर्स जैसे प्रिंसिपल्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी ऑफिसर्स, राइट। तो इनके ऑफिसर्स थे मेनली, जिसे हम जो है मनसाबदार्स भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। तो मनसाबदार में क्या होता है कि मनसाब जो होता है ना वो यहाँ पे दिया जाता है। मनसाब जो था ये एक रैंकिंग सिस्टम था। ओके, ये एक रैंक दिया जाता था हर एक ऑफिशियल्स को। तो दो चीजें इससे डिटरमाइन होती थी किसी पर्सन के रैंक से। एक तो हो गया आपका जात, दूसरा था सावर। ओके, दो चीजें जो थी वो यहाँ पे हर एक पर्सन की जो है वो इन मनसाबदार की सेट की जाती थी। जात होता था आपका रैंक कितना है। ओके, आपका जितना हाई रैंक होगा, मीन जैसे कि अगर 1000 रैंक है किसी का या फिर 2000 रैंक है, तो 2000 जो है सबसे हाईएस्ट हो गया, 1000 जो है थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इस तरह के पर्सन का जो रैंक था वो ज्यादा माना जाता था। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग जो थी ना, इसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है उस बंदे की जो सैलरी होती थी ना वो यहाँ पे सेट की जाती थी। मीन जितना ज्यादा उसका रैंक होगा, राइट, जितना ज्यादा उसका जात होगा उतनी ज्यादा उसकी सैलरी होगी। उसके बाद में जो है यहाँ पे सावर हो गया। तो सावर भी जो है उसके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जो हॉर्समैन है ना वो यहाँ पे मेंटेन करेगा अपने जो है एरिया को या फिर अपनी सर्विसेज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे जो है सेट की जाती थी हर एक बंदे की, जो कि मनसाबदार बनता था उसका जात एंड सावर यहाँ पे सेट किया जाता था। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड अब बात करेंगे अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बियॉन्ड द सेंटर। अब तक हमने यहाँ पे बात की है सेंट्रल सिस्टम की। यहाँ पे जो रूलर्स थे वो बैठा करते थे एंड वो अपने प्रोविंस को जो है वो चलाया करते, मीन अपनी स्टेट को वो यहाँ पे चलाया करते थे। अब बात करेंगे अबाउट दी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सो द डिवीजन ऑफ द फंक्शंस इस्टेब्लिश एट द सेंटर। ओके, तो सेंटर में यहाँ पे जो है जिस तरह से डिवीजन कर रखी थी इन्होंने कि किस तरह से काम करने हैं, वही जो एक तरह से चीज थी ना उसे रेप्लिकेट किया गया था कहाँ पे, सूबास में। सूबा क्या होते हैं, जो प्रोविंसेस होते हैं। ओके, तो वो जो है वही वाले फंक्शंस जो थे वो यहाँ पे रेप्लिकेट किए गए थे, मीन कॉपी किए गए थे, वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स। एंड यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे ना सूबास में, प्रोविंसेस में, तो इन मिनिस्टर्स के जो है ना यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, इन मिनिस्टर्स के नीचे कुछ बंदे हुआ करते थे एंड उन्हें ये काम करने पड़ते थे। तो इन मिनिस्टर्स के अंदर यहाँ पे दीवान आ गए, बख्शी एंड सदर आ गए, उन्हें जो है यहाँ पे कई सारे काम करने पड़ते थे। ओके, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था ना, यहाँ पे किसी सूबे का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसका हेड कौन था, गवर्नर हुआ करता था, जिसे सूबादार भी बोला जाता था। एंड ये जो गवर्नर है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता था किसी एम्परर को, जो कि सेंटर में बैठा हुआ करता था। सो द सरकार्स टू इनटू व्हिच ईच सूबा वाज डिवाइडेड। अब जो है एक प्रोविंस है सपोज, ओके, एक छोटा सा प्रोविंस है एंड अब जो है उसे भी कई सारे पार्ट्स में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो है डिवाइड किया जाता था। तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को जो है क्या बोला जाता था यहाँ पे, सरकार्स बोला जाता था। मीन जो है हर एक यहाँ पे सूबा, मीन एक ये पूरा सूबा है एंड उसे जो है कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। उन छोटी यूनिट्स को हम सरकार्स बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना फौजदार हुआ करते थे हर एक सरकार को चलाने के लिए, जिसे हम कमांडेंट्स भी बोलते हैं। एंड इन ये जो फौजदार हुआ करते थे ना, इनके पास अपनी हैवी कैवलरी हुआ करती थी एंड मस्कीटर्स हुआ करते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में। So the local administration was looked after at the level of the Pargana sub-district by the three semi-hereditary officers. तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक सूबा है यहाँ पे, ओके, उसके अंदर जो है सब डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। एंड इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना यहाँ पे
3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मीन जो एक तरह से सब डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 ऑफिसर्स जो है वो देखा करते थे। एक था यहाँ पे कानूनगो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, दूसरा था यहाँ पे चौधरी जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज हुआ करता था, एंड तीसरा यहाँ पे काजी हुआ करता था। ओके, सो ईच डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक डिपार्टमेंट जो हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए यहाँ पे जो है लार्ज सपोर्ट के लिए जो है ना, यहाँ पे क्लर्क्स की जो है, काफी क्लर्क्स जो होते थे उनकी सपोर्ट काफी यहाँ पे रहती थी। अकाउंटेंट्स की, ऑडिटर्स की, मैसेंजर्स की, अदर फंक्शनरीज की जो है ना, काफी ज्यादा सपोर्ट रहती थी हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। एंड ये सारे टेक्निकली क्वालिफाइड होते थे, एंड एक तरह से स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काम किया करते थे, एंड रिटन ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो यहाँ पे काम किया करते थे। एंड पर्सियन जो है, इसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज जो है वो बना दिया गया था। बट हाउएवर विलेज अकाउंट्स को रखने के लिए लोकल लैंग्वेज भी जो है वो भी यहाँ पे यूज की जाती थी। So the Mughal chroniclers जो हैं यहाँ पे, they usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level। तो यहाँ पे जो मुगल chroniclers है ना, मीन जैसे कि अकबर नामा हो गया, बादशाह नामा हो गया, जिस बंदे ने यहाँ पे उसे लिखा है, जो राइटर्स है ना उनके, उन chronicles के, उन्होंने ये दिखाया है कि जो एम्परर है ना, उसका जो कोर्ट है वो पूरे यहाँ पे विलेज लेवल तक जो है ना, हर एक चीज को यहाँ पे संभाल रहे हैं। मीन सेंटर में बैठे हुए जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं विलेज लेवल तक। So yet, as you have seen, this could hardly have been a process free of tension। तो एक सेंटर में बैठ के इतने बड़े एरिया को यहाँ पे चलाना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, तो ऑब्वियसली जो है एक तरह से टेंशन तो यहाँ पे होगी। तो ऑब्वियसली द रिलेशनशिप बिटवीन द लोकल लैंडेड मैग्नेट्स, द जमींदार्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुगल एम्पर वाज समटाइम मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कई बार जो रूलर के जो ऑफिसर्स हैं, उनका विलेज के बंदों के साथ कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पे हुआ करते थे ओवर द अथॉरिटी एंड द शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। तो इस तरह के सीन्स जो है उन्हें यहाँ पे देखने पड़ते थे। ऑब्वियसली टेंशन यहाँ पे रहा करती थी। एंड जमींदार्स ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग द पीजेंट सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। एंड कई बार तो जमींदार जो होते थे ना यहाँ पे, वो एक तरह से स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाते थे, रूलर्स के खिलाफ खड़े हो जाते थे। एंड वो क्या करते थे कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनके विलेज के, उनकी सपोर्ट वो जो है अपनी तरफ कर लेते थे, एंड वो फिर क्या होते थे, वो स्टेट के खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाते थे। मीन जो है धीरे धीरे जो है ये अंदर ही अंदर अपनी पावर जो थी वो बढ़ाते जाते थे। तो हमने देखा भी था कि जब मुगल रूल जो है खत्म होता है, उस समय क्या था, कई सारी छोटी छोटी स्टेट्स जो है ना वो यहाँ पे बन जाती हैं। तो वो यही वाले जमींदार थे या फिर इन यही वाले कुछ नोबल्स थे जो धीरे धीरे जो है लोगों की सपोर्ट लेते हुए ये पावरफुल हो जाते हैं। तो फिर बाद में जो है रूलर्स ही ऐसे आते हैं, वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड खुद जो है वो यहाँ पे रूलर्स बन जाते हैं। कई सारी छोटी छोटी स्टेट्स यहाँ पे बन जाती हैं। अब बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, अब फ्रंटियर्स के बाहर की अगर हम बात करें, तो आपने यहाँ पे मैप देखा भी होगा, एंड अगर आपको देखना है तो आप जो है सर्च भी कर सकते हो, राइट, गूगल कर सकते हो आप। तो जो मुगल्स की जो फ्रंटियर्स थे वो कहाँ तक थे, राइट, धीरे धीरे इनके फ्रंटियर्स जो थे पहले बढ़ते गए थे, बाद में जो है ये छोटे भी होते गए थे। सो आप जो है ना फ्रंटियर्स के बाहर जो है किस तरह से ये कंट्रोल करते थे, मीन इनके जो मेन फ्रंटियर जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, ओके, तो ये फ्रंटियर है सपोज इनका, तो इसके आसपास के जो एरिया है, बाहर के जो एरिया है ना, इसे भी ये कंट्रोल में करते रहते थे, सो डैट कि यहाँ के जो लोग हैं वो भारत में जो है वो एंटर ना हो। ओके, तो मीन जो इनके जो नेबरिंग एरियाज थे उनके ऊपर भी ये कंट्रोल रखते थे, सो डैट कि जो है इंडिया में एंटर ना हो, एंड इनकी जो है एक तरह से इनके रूल को कोई खतरा ना हो, राइट। So the writers of the chronicle list many high sounding titles assumed by the Mughal emperors। आपको पता ही है जैसे कि शहनशाह हो गया जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स, एंड उसके बाद में जो है जहांगीर हो गए जिसका मतलब है वर्ल्ड सीजर, शाहजहां हो गई किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह के टाइटल्स जो है इन्होंने एज्यूम किए थे अपने लिए, सो डैट की जो है अपना रुतबा जो है, अपना दबदबा जो है यहाँ पे बनाए रखे। So the chroniclers often drew on these titles and their meanings to reiterate the claims of the Mughal emperor to uncontested territorial and political control। Okay, अब तो chroniclers जो है ना, जो इन क्रोनिकल्स के, इन टेक्स्ट के जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने जो है इन्हीं टाइटल्स को यहाँ पे यूज किया है मुगल एम्परर्स के जो क्लेम्स थे उन्हें रिआइट्रेट करने के लिए, कि जो इंडिया के बाहर, मीन जो इनका जो मुगल रूल था ना, यहाँ पे जो मुगल स्टेट थी उनके बाहर वाले जो एरिया है वहां पे किस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया था।
So yet the same contemporary histories provide account of diplomatic relationships and conflicts with the neighboring political powers. तो यही वाले जो क्रोनिकल्स है, ये जो टेक्स्ट है ना अबाउट द मुगल रूल्स, वो हमें ये भी बताते हैं कि जो नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स थी ना, उनके साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह के थे मुगल्स के। हाउएवर, तो अगर हम इन्हें देखें तो हमें देख के जो है ना ये पता चलेगा कि इनके जो है ना उनके साथ अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ कुछ टेंशन्स थे एंड पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो यहाँ पे आ जाती है फ्रॉम कंपीटिंग रीजनल इंटरेस्ट की वजह से। जैसे कि साफाविद्स हो गए एंड कंधार हो गए, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, राइट, वहां पे और दूसरी तरफ जो है ईरान एंड तुरान जैसी जो कंट्री है ना वहां पे साफाविद्स थे। कंधार एरिया हो गया, ओके। तो वहां पे जो है ना कुछ ऐसे रूलर्स थे जो कि इंडिया में आ सकते थे, मीन मुगल्स के लिए खतरा हो सकते थे, तो उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट्स जो है वो चले रहते हैं। So the political and the diplomatic relations between the Mughal kings and जो neighboring countries जैसे कि ईरान हो गया, तुरान हो गया, तो वो यहाँ पे जो है एक तरह से हमेशा ही फ्रंटियर को कंट्रोल करने के लिए जो है ना इन कंट्रीज के साथ जो है ना लड़ाई इनकी हमेशा ही रहती है। जैसे कि हिंदू कुश माउंटेन्स के आसपास जो एरिया है दैट सेपरेटेड द अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया, वहां पे जो टेंशन इनकी रहती है। So all conquerors who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to the North India। तो जितने भी कंकरर्स थे यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना चाहते थे, तो उन्हें जो है ना हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करके आना पड़ता था अगर उन्हें जो है नॉर्थ इंडिया में एंटर होना था। सो द ए कांस्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर। तो सबसे पहले मुगल पॉलिसी का जो है ना मेन एम यही रहता था कि हमें जो अपने नॉर्थ इंडिया है ना उसे जो है सेव करना है। एंड वहां पे जो है ना आउटपोस्ट इन्होंने बना रखी थी काबुल एंड कंधार में, सो डैट की जो है ये नॉर्थ इंडिया में जो बाहर के रूलर्स है वो यहाँ पे एंटर ना कर सके। सो कंधार वाज ए बोन ऑफ कनेक्शन बिटवीन दी साफाविद्स एंड दी मुगल्स। दूसरी तरफ यहाँ पे जो साफाविद है वो भी कंधार एरिया को जो है एक तरह से सेव करना चाहते थे। तो फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोजेशन ऑफ हुमायूं। तो यहाँ पे कंधार में एक टाउन था, राइट, वो जो है हुमायूं के पास था, बट एंड रिकंकर्ड इन 1595 बाय दी अकबर। तो बाद में जो है अकबर भी जो है वहां पे रूल करते हैं कंधार में। While the Safavid court retained diplomatic relations with the Mughal, it continued to stake claims to the Kandhar. However, Safavid court ने मुगल्स के साथ diplomatic relations यहाँ पे बनाए थे, तो वो हमेशा ही जो है ये एक तरह से क्लेम करता रहता है कि कंधार एरिया जो है वो साफाविद कोर्ट को दे दिया जाए, साफाविद रूलर्स को दे दिया जाए। सो इन 1613 जहांगीर सेंट डिप्लोमेटिक इनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह आबास। तो यहाँ पे साफाविद रूलर थे शाह आबास, उनके पास जहांगीर भी जो है एक डिप्लोमेटिक इनवॉय भेजते हैं टू प्लीड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार, बट द मिशन फेल्ड। कि वो बोलते हैं कि ये जो कंधार है वो हमारा एरिया है, हमने यहाँ पे जो है रूल करना है, हमने इसे जीता है, बट जो मिशन था वो यहाँ पे फेल रहता है। सो इन द विंटर ऑफ 1622 एक पर्सियन आर्मी जो है फिर बाद में जो है वो कंधार को डिसीज कर लेती है, मुगल से छीन लेती है। एंड जो इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन थे ना वहां पे उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। एंड फिर जो है ये जो फोर्ट्रेस था, ये जो किला था, वो साफाविद को देना पड़ता है इन्हें। ओके, तो उनके साथ इनके हमेशा ही कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। तो इनका बस यही मेन एम रहता है कि हमें जो है अपने फ्रंटियर्स जो है वो सेव करने हैं, सो डैट कि बाहर के कोई रूलर्स जो है वो भारत में या फिर मुगल स्टेट में एंटर ना कर सके। तो उस खतरे को बचाने के लिए जो है ये अपने एक तरह से कंधार एरिया को अपने कंट्रोल में इन्होंने कर रखा था, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।